मैं एक डॉक्टर हूँ। आज मेरा सिर चकरा रहा था, इसलिए आंख बंद कर बैठा था। तभी मेरी बेटी गुंजन खाने का प्लेट और गिलास लेकर आती है और कहती है, पापा जी थोड़ा बहुत तो खा लीजिए। ऐसे कब तक रहेंगे आप? 2 दिन तो हो गए हैं और आपने कुछ भी नहीं खाया है। मेरा दिल कहता है कि मम्मी जरूर वापस आ जाएंगी। मैंने उदास भरी नज़रों से अपनी जवान बेटी की तरफ देखते हुए कहा, देखो बेटी, मैं पिछले 19 वर्षों से यही सोचता आ रहा था कि कोई अच्छा सा अवसर आने पर तुम्हारी माँ को सब कुछ सच सच बता दूंगा, पर उसने तो कुछ सुनना ही नहीं चाहा। सुनना तो दूर, उसने तो तुम्हारे ऊपर मेरी नाजायज संतान होने का आरोप भी लगा दिया। अब तुम ही सोचो कि मैं ये बात कहाँ तक सहन कर सकता हूँ। जब तक मम्मी की गलतफहमी दूर नहीं होगी तब तक कुछ भी होना संभव नहीं है, और इसके लिए किसी तीसरे को ही बीच में आना पड़ेगा। मैंने कहा, हाँ बेटी, तुम ठीक कहती हो, पर उसकी गलतफहमी तो तब दूर होगी जबकि वह कुछ सुनने की कोशिश करे। वह तो इस विषय पर कुछ सुनना ही नहीं चाहती है। बस उसके मस्तिष्क में केवल एक ही बात रहती है कि मेरा शादी से पूर्व किसी से नाजायज संबंध रहा था। तभी मेरी बेटी ने बोली, आप जानते हैं पापा कि मम्मी के जाने का कारण केवल मैं हूँ। इस कारण मैं फिर से अपने हॉस्टल लौट जाती हूँ। मैंने कहा, तुम सोचती हो कि तुम्हारे यहाँ से चले जाने भर से ही सारी समस्या हल हो जाएगी और तुम्हारी माँ बड़ी आसानी से घर वापस आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं। वो एकदम जिद्दी मिजाज की मेरी बेटी बस शांत मेरी बातें सुने जा रही थी। फिर मैंने आगे कहा, देखो बेटा, तुम तो मेरी सारी सच्चाई को जानती हो। मैंने तुमसे कभी भी कुछ नहीं छिपाया है। कुसुम तुम्हारे जन्म देने वाली माँ है और तुम उसकी ही बेटी हो। मैंने हमेशा तुम्हारी माँ की आंखों में उसकी खोई हुई बेटी के लिए तड़प देखी है, लेकिन इसके बावजूद जब आज उसको अपनी संतान मिली भी तो बगैर कुछ भी जाने और सुने तुमको तिरस्कृत करके चली भी गई। पापा, आप कहो तो मैं खुद मम्मी से जाकर बात करूं? देखो बेटी, तुमने और मैंने ऐसा कोई भी गलत कार्य नहीं किया है कि जिसके कारण हमें शर्मिंदगा होना पड़े। वह तुम्हारे ही कारण यहाँ से गई है और तुम ही उसे मनाने जाओगी तो वह तुम्हें देखकर और आग बबूला हो जाएगी। बेटी, मैं जानता हूँ कि तुम अब कोई छोटी बच्ची नहीं हो, बड़ी हो, सयानी हो रही हो। तुम भी अब अपना अच्छा भला समझने लगी हो। जीवन के बहुत से मामलों में अपने फैसले खुद भी करने लायक हो गई हो। तुम्हारी इच्छा है अपनी माँ से मिलने की तो वहाँ जा सकती हो, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अपनी माँ के पास बिना किसी कारण के तिरस्कृत होकर वापस आओ। मुझे तुम्हारी माँ के चले जाने का इतना अफसोस नहीं है। दुख तो मुझे इस बात का है कि तुमने अपने जीवन के 19 वर्ष अपनी माँ के रहते हुए माँ के प्यार के लिए तरसते हुए गुजार दी, लेकिन वह तो तुम पर दोष लगाने से नहीं चुकी और तुम हो कि आज भी उसकी ही पक्ष ले रही हो। मेरी बेटी के बिना कुछ कहे ही मेरे सामने से खाने की उस प्लेट को, जिसमें से मैंने कुछ खाया ही नहीं था, उठाकर चली गई। उसके बाद मैं भी कुर्सी से अपनी पीठ टिकाए हुए कमरे की छत को बिना मकसद ही ताकता हुआ जैसे अपने अतीत में खो गया था। मुझे अपने कॉलेज के भी सुनहरे दिन अपने आप ही याद आने लगे थे। तब ऐसा ही कोई दिन था, अगस्त का माह था, कॉलेज खुले हुए मुश्किल से कुछ हफ्ता ही हुआ होगा कि तब ही मैंने कुसुम को जीवन में पहली बार देखा था। दुबली पतली छरहरे बदन खूबसूरत थी। तब कुसुम मेरी कक्षा में प्रवेश लेकर आई थी। पहली ही नज़र में उसको दिल दे बैठा था। मैं कई बार चाहा अपने दिल की बात कह दूं, लेकिन कहने की साहस भी नहीं जुटा पाया था। लेकिन फिर एक दिन अचानक ही मुझे वो मौका मिला। वो हॉस्टल में रहती थी, किसी काम से मार्केट गई थी और मैं भी अपने काम से मार्केट गया था। तब कितने महीनों के पश्चात मेरी कुसुम से यह पहली बात हुई थी। ये सोचकर मैं और भी खुश हो गया था कि चलो अब उसके भविष्य के वह रास्ते तो खुल गए हैं। अच्छा मौका देख कर कह दूंगा। उस दिन की मुलाकात के बाद हम कक्षा में एक दूसरे से बातचीत भी कर लिया करते थे। इस तरह से मेरे दिन उम्मीदों के सहारे अच्छी तरह से गुजरने लगे थे। कुसुम से हमेशा बात होने के कारण मुझे अपने सपनों के पूरा होने की उम्मीद और लग गई थी। फिर इस प्रकार प्रथम वर्ष बीत गई। कॉलेज बंद हुए तो कुसुम कुछ दिनों के लिए अपने घर चली गई। ऐसे ही वक्त निकल गया। इस बार मेरा और कुसुम का यह अंतिम वर्ष था। कुसुम इस बार पहले से बहुत बदली हुई और अधिक खुश नजर आने लगी थी। चूंकि यह हमारा अंतिम वर्ष था, इसलिए मैं भी अपनी बात कुसुम से कहने का अवसर ढूंढ ही रहा था कि तभी एक दिन कुसुम ने मुझसे कॉलेज में कहा था कि दीपक, यदि मैं तुम्हें अपने घर बुलाऊं तो आओगे? कुसुम की बात सुनकर मैं एकदम से चौंक गया था,
पर उससे अधिक जानने जिज्ञासा हो रही थी कि कुसुम ने ऐसा क्यों कहा था। मैं उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, कोई खास बात है क्या? जब कोई खास बात होती है तभी तो बुलाया जाता है। क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसा क्या खास बात है? मैंने उत्सुक होकर पूछा तो कुसुम मुस्कुराते हुए बोली कि मैं चाहती हूँ कि तुम जब मेरे घर आओ तभी तुम्हें पता चले कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, पर जाना कब होगा? जब कॉलेज बंद हो जाएंगे और गर्मी की छुट्टियां हो जाएगी, तब मैं यहाँ से जाने से पहले तुम्हें अपने घर का पता, तारीख और आने के मार्ग के बारे में सब सूचना दे दूंगी। लेकिन तुम आओगे तो ना? कुसुम की इस बात पर मुझे आश्चर्य हुआ था। मैंने मन ही मन सोचने लगा कि जो कुछ मैं कुसुम के लिए महसूस करता हूँ, हो सकता है ठीक वैसा ही कहीं कुसुम तो नहीं सोच रही है। मैं बहुत खुश था, अपने सपनों की दुनिया में जिए जा रहा था। मुझे क्या मालूम था कि आने वाला समय तो मेरे साथ कुछ और ही खेल खेलने वाली थी। फिर कुछ दिनों के पश्चात अंतिम परीक्षाएं भी हो गई, कॉलेज बंद हो गए और गर्मी की छुट्टियां में कुसुम मेरे को सब कुछ समझा बुझाकर अपने घर आने का निमंत्रण देकर चली गई। तब से उसके घर जाने के लिए मैं बेचैन होते जा रहा था। आखिर वो दिन भी आ ही गया। मैं उसके घर जाने के लिए निकल गया। मुझे लगा था कुसुम आगमन में अपनी आंखें बिछाए हुए मेरे स्वागत करने के लिए आतुर होगी। मैं अपनी लालसाओं और मोहब्बतों को संभाले हुए चला जा रहा था। गाड़ी की गति के साथ साथ मानो मेरे दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। फिर जब मैं कुसुम के घर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर मैं तुरंत ही कुछ समझ भी नहीं सका था। मेहमान तो दिख रहे थे, पर उनकी संख्या कोई विशेष अधिक ही नहीं थी। कुसुम ने मेरे आने पर मेरा भरपूर स्वागत किया था और उसे देखकर तो मैं जैसे फूलों के समान खिल गया था। सबसे अधिक आश्चर्य की जो बात मुझको वहाँ महसूस हुई थी वह यही थी कि कुसुम तब मुझे कॉलेज के दिनों से भी अधिक खुश नजर आ रही थी। कुसुम की खुशी मेरे आने के कारण थी या किसी अन्य कारण से मैं समझ नहीं पा रहा था, मगर बाद में मुझे मालूम हुआ कुसुम ने मुझे अपनी शादी की मंगनी होने के उपलक्ष्य में बुलाया था। लेकिन उसकी ये मंगनी किसके साथ थी और कुसुम ने मुझे अपने घर बुलाने का निमंत्रण देकर एक संदेह में क्यों रखा था? मेरे मन में कई सवालों के तूफान उमड़ रहे थे। कुसुम ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसका असली रूप देखकर मुझे बहुत दुख हुआ था। कुसुम के पिता ने ये पार्टी उसकी इकलौती बेटी की मंगनी अमेरिका में रहने वाले एक डॉक्टर से करने की खुशी में दी थी। उस समय मुझे तो ये सब सहन करना ही था, अपने साथ हुए जीवन के इस बेहद कड़वे मजाक पीना ही था। मैं तो चाह कर भी किसी पर दोष नहीं लगा सका। कुसुम को भी मैं तब कोई दोष नहीं दे सकता था। पर हाँ, मुझे आश्चर्य केवल इतना ही हुआ था कि कुसुम ने अपनी मंगनी की बात मुझसे छिपाकर क्यों रखी थी। क्या केवल इसलिए कि पिछले 2 वर्षों से मेरी आंखों में अपने प्रति प्यार के खामोश आहट की आवाज़ को सुन तो रही थी, पर उसका उत्तर देने का साहस वह कभी भी नहीं कर सकी थी। बाद में मैं मंगनी की रस्म पूरी होने के पश्चात औपचारिकतावश कुसुम को अपनी दुआओं का आशीर्वाद देकर अपना सा मुंह लेकर वापस आ गया था। मैं उसकी यादों को भुला ना सका था और उसकी यादों को अपने मन ही दफन कर लिया था। कुछ महीनों बाद मैं एक डॉक्टर बन गया, नौकरी करने लगा। मेरी माँ सोचा करती थी कि किसी तरह मेरा भी विवाह हो जाए, लेकिन मैं कोई न कोई बहाना बनाकर टाल दिया करता था। अब तक कुसुम की मंगनी हुए 1 वर्ष से अधिक हो चुका था और मैं अपनी बीती यादों को साथ लेकर कभी कभार सोचा करता था कि अब तक तो उसका विवाह भी हो चुका होगा। वह अपने डॉक्टर पति के साथ अमेरिका में बड़ा ही संपन्न और ऐश आराम के साथ जीवन व्यतीत कर रही होगी। मैं अब उसको याद तो नहीं करता था, परंतु उसकी यादों के चित्र को मैं अपने दिल के पर्दे से साफ भी नहीं कर सका था। एक दिन मैं ऐसी ही रात ड्यूटी कर रहा था कि आधी रात को मेरे अस्पताल में अचानक से एक ऐसा केस आया कि जिसने मुझे एक बार फिर हिला कर रख दिया। वह कुसुम जिसके प्रति मैंने कभी अपनी मोहब्बत के फूल खिलाए थे, आज मेरे ही हॉस्पिटल में अपने पूरे दिनों के साथ भर्ती होने को आई थी। साथ में कुसुम के पिता भी थे, बड़े ही विवश, परेशान और चिंतित से। यह सब कुछ देखकर मुझे बहुत हैरत हुई। अरे, कुसुम का ये पैदा होने वाला बच्चा अमेरिका में होना चाहिए था या उसके शहर के हॉस्पिटल में, पर यहाँ मेरे शहर के अस्पताल में आने का क्या कारण हो सकता था? चलो, यदि यहाँ आए भी हैं तो कुसुम का अमेरिकी निवासी डॉक्टर पति इस आपातकालीन स्थिति के समय नदारद क्यों था? उसे तो यहाँ होना चाहिए था।
कुसुम के पिता क्यों उसका जिम्मेदारी पूरा कर रहे थे? सारे प्रश्न जिसके बारे में मैं मालूम करने के लिए उत्सुक तो था, पर पूछने का साहस नहीं जुटा पाया था। फिलहाल मुझे अपनी नौकरी का उत्तरदायित्व पूर्ण करना था, इसलिए इन बातों को मन से निकाल कर मैं अपना कार्य करने लगा। कुसुम तो बिल्कुल ही बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती हुई थी। उसकी दशा भी खराब थी, परंतु बहुत मुश्किल से उसका बिगड़ा हुआ केस संभाल लिया गया था। कुसुम ने एक बड़ी ही प्यारी बच्ची को जन्म दिया था। मैं सभी प्रश्नों को अपने अंदर कैद किए हुए चुपचाप अपना काम कर रहा था। कुसुम बेहोश थी, तभी उसके पिता अचानक ही मेरे सामने आकर खड़े हो गए और मेरे पूछने से पहले ही उन्होंने जो कुछ मुझे बताया उसको सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। कुसुम के पिता ने कहा कि कुसुम की पैदा हुई ये संतान उसके शादी होने से पहले की थी, क्योंकि उसका होने वाला पति भारत में आकर अपनी कंपनी करने के पश्चात कुछ दिनों तक कुसुम के साथ रहकर वापस लौट कर चला गया। जाते समय शादी करने का आश्वासन देकर अमेरिका चला गया था, मगर वह आज तक वापस नहीं लौटा था और उसके वापस आने की कोई उम्मीद भी अब बाकी नहीं बची थी, क्योंकि उसने ना तो फ़ोन पर कोई बात तो हो पाती थी और न किसी के पत्र का कोई भी जवाब देता था। उससे संपर्क करने के सारे रास्ते एकदम से बंद हो गए थे। बेटी को इसी बदनामी से बचाने की खातिर मैं पिछले वर्ष से अपने शहर को छोड़कर काफ़ी दूर इस अनजान शहर में रहने पर मजबूर हो गए हूँ और मैं इस बेटी की पैदा हुई संतान को बहुत चाह कर भी नहीं रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस बच्चे को अनाथ आश्रम में देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, जब मेरी बेटी को होश आए तो कह दीजिएगा कि उसने मरी हुई संतान पैदा की थी। मैं ये सब बात सुनकर दंग रह गया था। बेबस पिता की हालत देखकर मैं उसका बात मान लिया था और बाद में जब उसको होश आया तो मैं समझा दिया था कि उसने एक मरी हुई संतान को जन्म दिया था। इतना सब कुछ होने के बाद कुसुम के पिता को तो तसल्ली मिल गई थी, परंतु मैं फिर भी अपने आप को नहीं समझा सका था। कुसुम के प्रति मेरे दिल में बसी हुई उसकी मोहब्बत इस रूप में काम आई कि अनाथालय जाकर मैंने कुसुम की बच्ची को बाकायदा अपना कर गोद ले लिया और पिता के स्थान पर उसको अपना नाम दे दिया। फिर जब तक बच्ची छोटी रही तब तक वह उसको किसी को भी बताए बगैर अनाथ आश्रम में ही रख कर पालता आया था। मुझे गुंजन के मिलने से उसके सारे जीने का मकसद मिला था। फिर इसी बीच जब मेरी माँ ने मेरे शादी के लिए कुसुम की तस्वीर दिखाई तो मैं इस बार चाह कर भी मना नहीं कर सका और इस प्रकार कुसुम कितने ही वर्षों के बाद बाकायदा विवाह सूत्र में बंधकर मेरे आंगन के फूल बनकर मुस्कुराने लगी। गुंजन के पैदा होने का राज केवल 3 ही लोगों को था। एक थे कुसुम के पिता, दूसरा मैं और तीसरी खुद कुसुम। पर कुसुम यह समझती थी कि मेरे को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, इसलिए ना तो मुझसे उसने कुछ पूछा और कहा और ना ही मैंने। पति पत्नी बनकर अपना सुखी जीवन व्यतीत करने लगे थे। कुछ वर्ष बाद कुसुम ने 2 प्यारे बेटों की माँ बन गई। इस प्रकार भरा पूरा परिवार बनकर अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था, परंतु मैंने अब तक गुंजन के बारे में कुसुम को कुछ भी नहीं बताया था। वह हॉस्टल में रह कर पढ़ा करती थी। मैं हमेशा उसके पास मिलने चला जाया करता था और बेटी बड़ी हुई तो सारी सच्चाई बता दी थी और कहा था समय आने पर उसे माँ के पास ले जाऊंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि उस दिन की घटना ने बने बनाए सपनों पर पानी फेर देगा। रविवार का दिन था। उस दिन हम सब ने पूरा फैमिली फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया। मुझे क्या मालूम था कि मेरी बेटी गुंजन भी उसी टॉकीज में अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गई थी। फिल्म खत्म होने के बाद जैसे ही हम सब बाहर निकल रहे थे, मेरी बेटी ने अचानक ही मेरे को वहाँ देखकर खुश हो गई और दौड़ते हुए पापा पापा बोलते हुए सीने से चिपक गई। मैं तो कुछ बोल ही नहीं सका, जल्दी में ही थी और तुरंत ही दोस्तों के साथ चली गई। इधर कुसुम दोनों बच्चों के साथ ऑटो पकड़ के घर आ गई। मैं भी जल्दी ही गाड़ी मोड़कर उनके पीछे पीछे घर आ गया। तब तक वो अपना और दोनों बच्चों का सारा कपड़ा सूटकेस में डाल रही थी और मैंने कहा, तुम ये क्या कर रही हो? तो उसने कहा, मैं आज के आज ही ये घर हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। मैंने कहा, पहले मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ। लेकिन वो इतनी जिद्दी कि मेरा बात सुनने तक के लिए राजी नहीं थी। कहने लगी, अपनी आंखों से देखने के बाद कुछ सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो फिर क्या सुनो? तुम्हारी एक जवान नाजायज बेटी है और आज तक तुमने मुझे सच्चाई छुपा के रखी थी। अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम बहुत बड़े धोखेबाज निकले। घिन आ रही है मुझे तुमसे। बोलते हुए मेरा बात सुने बगैर ही वो दोनों बच्चों को लेकर चली गई। मैं तो सर ही पकड़ लिया था, सुनने के लिए राजी ही नहीं थी। जब मैं मेरी बेटी को सारी सच्चाई बताई तो वो तुरंत हॉस्टल से मेरे पास आ गई
और अपने आप को दोषी मान रही थी। तब से हम दोनों इसी समस्या पर चिंतित थे, सोच रहे थे कि कैसे उसको समझाया जाए। अचानक ही अपने पिता के घर बिना सूचना के पहुंची तो उसके पिता चौंक गए। उन्होंने केवल कुसुम से इतना ही भर पूछा कि दीपक के बगैर वह अचानक कैसे आ गई। लेकिन अपने पिता की ये बात सुनकर कुसुम सुनी अनसुनी कर गई। तो उसके पिता ने उससे उस समय तो कुछ भी नहीं कहा था, मगर कई दिन बीत गए तो कुसुम की चुप्पी देखकर पिता का माथा ठनक गया। उन्हें सब समझते देर नहीं लगी कि अवश्य ही दाल में कहीं कुछ काला है। उसने कुसुम से अचानक ही पूछा तो वह भी बुरी तरह से रो पड़ी और कहने लगी, दीपक का घर हमेशा के लिए छोड़कर आ गई हूँ। ये सुनकर उसके पिता भी सारी बात समझ गए। पिछले दिनों से जो कुछ भी हुआ था उसका अंजाम तो कुछ ऐसा ही होना था। फिर पिता ने कहा, बेटी, अपने जीवन का इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुम्हें कुछ नहीं तो कम से कम मुझसे तो पूछ लेना ही चाहिए था। हाँ, पूछना तो चाहिए था, पर पूछ कर करती भी क्या? सब कुछ तो अपनी आंखों से देख ही लिया था मैंने। कुसुम ने उत्तर दिया तो उसके पिता ने तुरंत ही कहा कि क्या देखा था तुमने? दीपक शादी से पहले ही मुझसे छिपाकर अपनी किसी नाजायज औलाद को पाल रहा है। अच्छा, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वह उसी की नाजायज संतान है? उसके पिता ने कहा तो वह तुरंत ही बोली, उस अनजान लड़की ने मेरे सामने ही दीपक को पापा जी बोला था और तुमने विश्वास कर लिया कि वह उसकी अपनी ही संतान है। हाँ, इसमें भी कोई शक है क्या? कुसुम की बात सुनकर उसके पिताजी बोले, देखो बेटी, हम इंसान हैं, गलतियां होना स्वाभाविक है। दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले अपने अंदर झांक कर भी तो देख लेना चाहिए। तुम दीपक को अपने कॉलेज के दिनों से जानती तो थी और उससे विवाह के बाद उसे खूब अच्छी तरह से समझ भी गई होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। तुमने उसे समझने में भूल की है। वह तो तुमको कॉलेज के दिनों में ही से प्यार करता था और तुमसे ही विवाह भी करना चाहता था, पर उसे तुमसे सब कहने का अवसर ही नहीं मिल सका था। इधर तुम्हारी मंगनी भी हो गई थी। फिर तुम्हारी मंगनी के बाद तुम्हारे जीवन में जो दुखद घटना हुई थी वह तुमसे छुपी भी नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि तुम दीपक को मात्र एक खोखले संदेह के आधार पर छोड़कर चली आई हो, पर उसकी महानता देखो कि उसने तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी तुमसे केवल इस कारण ही विवाह किया था क्योंकि वह तुम्हें पहले ही से प्यार करता था। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल को उसने तुम्हारा कलंक न समझकर एक दुखद घटना जानकर अपने दिल के अंदर दफन कर लिया और तुम्हें कभी इस कारण से जाहिर भी नहीं होने दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि केवल महज इसी कारण से तुम हमेशा अपने आप में एक हीन भावना से ग्रस्त रहो और अपने पारिवारिक जीवन में कभी भी उससे मुंह उठाकर बात करने का साहस न जुटा सको। उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पहले से ही पता है। वह कैसे? जहाँ पर तुमने अपनी पहली संतान को जन्म दिया था उस समय दीपक उसी हॉस्पिटल में ड्यूटी करता था। तुम्हें तो कुछ भी मालूम नहीं है कि जब तुम अपनी बिगड़ी हुई दशा में अस्पताल पहुंची थी तब वह वहीं पर ड्यूटी था। मुझे और तुम्हें देखकर वह चौंक गया था। उसे मुझको सारा परिस्थिति से परिचित करवाना ही पड़ा। तुम्हें तो समझा दिया था कि तुमने एक मरी हुई बच्ची को जन्म दिया है, पर ऐसा नहीं था। दीपक अपने चेहरे में हमेशा मास्क लगा के रखता था, इसलिए तुमने उसे पहचाना ही नहीं। उस बच्ची को मैंने अनाथालय में भिजवा दिया था क्योंकि हमारे बिगड़े हुए हालात भरे समाज में एक शान के साथ उस बच्ची को पालने की इजाज़त नहीं देते थे। लेकिन दीपक ने अपने मन को तब भी समझा नहीं सका था। तुमसे इतना प्यार करता था और उसी के खातिर तुम्हारी बच्ची को केवल इसी कारण अपना लिया था क्योंकि वह बच्ची तुम्हारी थी। तुमने तो उसको जन्म दिया था। आज भी दीपक तुम्हारी नाजायज संतान को जायज बनाकर पाल रहा है। वह चाहता था कि अपनी जिस पहली संतान के लिए तुम हमेशा से तरसती आई हो उसको वह किसी विशेष मौके पर तुमको एक उपहार के रूप में भेंट करे, पर ऐसा करने का उसे अवसर मिलता उससे पहले ही बात यहाँ आकर बिगड़ गई। गुंजन तुम्हारी अपनी ही वह औलाद है जिसके बारे में संसार तो कुछ नहीं जानता है, पर तुम सब कुछ जानती हो। कुसुम के सिर पर अचानक ही जैसे पूरा आसमान गिरा हो। अपने पिता के मुख से ऐसी बातें सुनकर वह हैरान रह गई। कुसुम कुछ बोल ही नहीं पाई। उस समय मेरे पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। जरा सोचो कि मुसीबत के दिनों में उसने तुम्हारी और मेरी मदद की, तुम्हें भरे समाज में सम्मान के साथ सिर उठाकर जीने का अवसर प्रदान किया। तुम्हारी गलती को अपनी मोहब्बत का कोई पाक दामन समझकर उसने अपने बदन से लपेट लिया। तुम्हारा पति दीपक वाकई में दीपक के समान हमेशा ही खुद जलकर रोशनी फैलाया आया है।
बेहतर है कि तुम जिस प्रकार से आई हो वैसे ही वापस लौट जाओ। दीपक एक बहुत ही समझदार इंसान है। अपने पिता के मुख से ये सब सुनकर कुसुम एकदम से सन्न रह गई। वह आगे फिर एक शब्द नहीं कर सकी, केवल सोचती ही जा रही थी। भावावेश में वह अपने प्यार से घर को खुद ही अपने हाथों से बिगाड़ा था। दीपक तो हमेशा से मेरे लिए सोचता आया है। क्या मैंने खुद को कभी भी दीपक के बारे में सोचने का अवसर दिया? मैंने तो सदा अपनी जिंदगी के हसीन रास्ते को और सुखमय बनाने की कल्पना ही करती रही, और दीपक मेरे रास्ते कांटे को खुद अपने से लगाता रहा। लेकिन दीपक ने तो निस्वार्थ भाव से जीकर मानवता की सभी सीमाएं पार कर ली है। वह तो ऐसा इंसान है कि कभी स्वयं अपने लिए नहीं जिया होगा, पर सदा दूसरों को जिंदगी जीने के लिए नए आयाम देता रहा है। कुसुम मन ही मन अपने घर वापस लौटने का निर्णय ले लिया। उसे अपना ठुकराया हुआ घर अपने आप ही याद आने लगा। वह वहाँ तुरंत ही वापस जाने के लिए जैसे पानी से बाहर हुई किसी मछली के समान छटपटाने लगी। फिर दूसरे ही दिन नई भोर घर आने के लिए बस में बैठकर निकल पड़ी। फिर कुसुम जैसे ही अपने घर पहुंची तो उसने शीघ्रता से घर की बाहरी घंटी बजाई। गुंजन ने दरवाजा खोला तो कुसुम उसे देखकर तुरंत उसको अपने अंग से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। इस बात की साक्षी है कि हर एक स्त्री में माँ तो माँ ही होती है, चाहे वह कितनी भी कठोर क्यों न हो। और मेरे पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। मैंने उसे तुरंत उठा लिया और अपने सीने से लगा लिया। आज दिल में कितना सुकून लग रहा है, मन में कितनी बात, कोई बोझ नहीं। हमारे दिल में जो भी गलतफहमी थी वो सब कुछ दूर हो गई। मुझे मेरा परिवार फिर से मिल गया। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।